बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग माय चैनल नदीम कदीर। आज हम एनईडी एंट्री टेस्ट के 25 ईयर्स का कलेक्शन कराते हैं और ये कलेक्शन सेकंड ईयर के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से किया गया है और इसमें हमने कोशिश की है उन क्वेश्चन को कलेक्ट करें जो न्यूमेरिकल टाइप के ना हों। जस्ट क्वेश्चन पढ़ के आप उसका जो है वो क्विकली तौर पर अंदाज़ा कर सकें। मैंने उसको वन लाइनर का नाम दिया, एक लाइन में इसका जवाब हो जाएगा। ये आलमोस्ट तकरीबन 50 के करीब क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को करने के बाद ना सिर्फ चैप्टर आपका रिपीट होगा बल्कि आप जो है वो इसके डिफ़िकल्ट पार्ट करने के लायक होंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बुक के न्यूमेरिकल कर लें तो आलमोस्ट आपका ये चैप्टर जो है प्रिपेयर हो जाएगा। एट व्हाट टेम्परेचर स्टार्ट करते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट कौन सा है। डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट दो स्केल हैं हीट को मेजर करने के लिए, एक केल्विन भी है। और डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट कॉन्साइड होते हैं, दोनों एक ही जवाब देते हैं। तो याद रखने वाली बात है 40 -40 डिग्री सेंटीग्रेड -40 डिग्री फ़ारेनहाइट एक ही होता है। अगर याद नहीं है तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। ये फ़ारेनहाइट का फार्मूला है 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड + 32। ठीक है, इसको मैंने इस तरह याद रखा है कि हमारे दोस्त हैं फ़हीम, उनकी एक नई जॉब लगी है। ये तो एक सेंटेंस है, फ़हीम की एक कंपनी में जॉब लगी है, 9 to 5 टाइमिंग है, 32,000 सैलरी है। फ़हीम साहब की एक कंपनी में जॉब लगी है, 9 to 5 उनके टाइमिंग है, 32,000 उनकी सैलरी है। तो इस तरह आसानी से याद होगा। अब कौन साइड का मतलब इक्वल हो जाएगा। हम सपोज़ कर लें डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड ये इक्वल है x के, तो बेटा यहाँ x लिख दिया जाए 9/5 x + 32। हर एक को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x 9x, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें 5 2 ज़ा 10, 160 आ जाएगा। इसको इधर शिफ्ट कर देंगे आप तो ये आ जाएगा माइनस का 160 पढ़ा जाएगा, है ना। और 5 से उधर जाके 4x हो जाएगा। x मालूम करना है, 4 डिवाइड में आएगा -40। तो -40 एक ऐसा टेम्परेचर है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड करें -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये दोनों बराबर होते हैं। तो -40 आपने याद रखना है। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस डज नॉट चेंज ड्यू टू प्रोसेस। आइसोबैरिक में हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, सही। और आइसोकोरिक में वॉल्यूम जो है वो फिक्स कर दिया जाता है। तो आइसोथर्मल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है। टेम्परेचर डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक इंटरनल एनर्जी से है। इंटरनल एनर्जी सम है, या आप पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी सम है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। क्यों टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सेम है। काइनेटिक एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं आ रहा तो डेल्टा यू में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। द इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा यू डज नॉट चेंज नहीं होती ड्यू टू द प्रोसेस इन द आइसोथर्मल। आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है, जो एक स्लो प्रोसेस होता है, वहाँ पर इंटरनल एनर्जी का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आइए यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। द एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर कहा जाए तो ये आइसोथर्मल है। ग्राफ ऑफ वी एंड पी, वैसे तो हमने पढ़ा पी वी डायग्राम, ऊपर पी ए वी, ये बॉयल्स लॉ है। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये वाली शेप बनती है, ये कर्व बनता है। इस कर्व को हाइपरबोला का नाम देते हैं, हाइपरबोलिक शेप का नाम देते हैं। लेकिन अगर ग्राफ बनाया जाए, किस में ग्राफ बनाए, पी नहीं 1/p में ग्राफ बनाया जाए और v, अब आपको जो है वो क्या हासिल होगी बताइए, स्ट्रेट लाइन हासिल हो जाएगी। रेसिप्रोकल कर दिया ना हमने, तो v और 1/p, v जो है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है p, या v पूरे 1/p के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का जवाब स्ट्रेट लाइन हासिल होती है। आगे बढ़ते हैं। पी वी बराबर कांस्टेंट,
तो द यूनिट ऑफ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट जो है पीवी बराबर कांस्टेंट, आप जानते हैं वर्क डन बराबर होता है प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी। ये पीवी का पीवी का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हम वर्क डन का नाम देते हैं, वर्क डन को जूल में मेजर करते हैं, तो ये कांस्टेंट जो है वो जूल में मेजर किया जाएगा। और देखें बेटा, व्हेन अ गैस इज़ बीइंग कंप्रेस क्विकली, कुछ प्रोसेस हैं जैसे आइसोथर्मल का नाम दिया जाए। आइसोथर्मल एक थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस है जहाँ टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है और वो बहुत स्लो होता है। एडियाबैटिक एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ ना हीट जा सकती है ना आ सकती है, और ये थोड़ा क्विक प्रोसेस होता है। क्विक प्रोसेस या रैपिड प्रोसेस होता है, ठीक है, जैसे किसी टायर में से हवा का निकल जाना, ये रैपिड प्रोसेस है। सही, अब कहा जा रहा है व्हेन इज़ बीइंग क्विकली एंड फ्रिक्शन इज व्हेन द गैस इज़ बीइंग क्विकली कंप्रेस क्विकली, तेज़ी के साथ जो है उसको कंप्रेस कर दिया जाए, फ्रैक्शन में क्रैश करें, तो उस सूरत में टेम्परेचर का क्या होगा। अब याद है एडियाबैटिक में टेम्परेचर भी चेंज होता है, प्रेशर भी चेंज होता है, वॉल्यूम भी चेंज होती हैं, तीनों चीज़ें चेंज होती हैं एडियाबैटिक में। अब जब आप को कंप्रेस करेंगे, जब आप जो है वो गैस को क्या करेंगे बताइए, कंप्रेस करेंगे, तो कंप्रेस करने पर होगा क्या, टेम्परेचर भी चेंज होगा, प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा। और कंप्रेस करने पर ये ऑब्ज़र्व किया गया कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, गैस जो है वो हीटेड हो जाती है। तो यहाँ आप कहेंगे इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, कंप्रेस किया गया। इसकी एग्ज़ाम्पल कोई साइकिल का पंप है जिसे हम हैंड पंप का नाम देते हैं, उससे जब आप पंप को प्रेस करते हैं तो कंप्रेस करते हैं क्विकली तौर पर, और उस पंप के अंदर जो गैस है उसका टेम्परेचर हीटअप हो जाता है, वो गर्म हो जाती है। सही, आगे हम इसका रिवर्स प्रोसेस भी करेंगे। फिर देखें 0 केल्विन इज़ इक्वल टू 0 डिग्री डैश डिग्री। आप बताएं, वैसे तो केल्विन का फार्मूला क्या है, हमारे पास कोई भी केल्विन की वैल्यू दी जाए तो हम डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर देते हैं, है ना, डिग्री सेंटीग्रेड में 270 ऐड करते हैं, केल्विन आ जाएगा। केल्विन 0 है, इसको शिफ्ट कर देंगे -273, ये डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका जवाब होगा कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसमें अगर 273 ऐड कर दें तो 0 केल्विन पढ़ा जाएगा। ठीक, ये बहुत आसान से क्वेश्चन है और एक सिंगल लाइन में इसके जवाब आ रहे हैं। एट द एंड ऑफ कार्नोट साइकिल, आप जानते हैं कार्नोट साइकिल एक जो है वो ये आपके पास ये नीचे नहीं आएगा, ये कंप्लीट प्रोसेस होगा, और इसमें जो अंदर का रिज़ल्ट है शेडेड एरिया, ये वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, दोबारा यहाँ पर जो है वापस आ गया, तो ये कंप्लीट साइकिल प्रोसेस है, कार्नोट साइकिल है। इंटरनल एनर्जी, अब पॉइंट ए पे था, रिटर्न हुआ ए पर, तो दोबारा वही कंडीशन आ गई, वही प्रेशर आ गया, वही वॉल्यूम आ गया, वही टेम्परेचर आ गया, नो चेंज। टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं आया, क्वेश्चन अपनी इनिशियल कंडीशन को रीगेन कर गया, अपनी इनिशियल कंडीशन को रीगेन कर गया, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर दोबारा वही हासिल हो गया, नो चेंज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, तो इंटरनल एनर्जी जो है वो सेम रहेगी। इंटरनल एनर्जी में चेंज आता तो डेल्टा यू पॉजिटिव होता या डेल्टा यू नेगेटिव होता, और उसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर के साथ है। तो टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो इंटरनल एनर्जी जो है वो 0 के बराबर होगी। आए बेटा, रिलेशन डिग्री फ़ारेनहाइट 122 है, व्हाट विल बी टेम्परेचर। फ़ारेनहाइट दी हुई आपको, फ़ारेनहाइट को हम डिग्री सेंटीग्रेड में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। वो फ़हीम वाला फार्मूला, 9 to 5 जॉब कर रहा है किसी कंपनी में, 32,000 उसकी सैलरी है,
फ़हीम का टेम्परेचर 122 है और ये 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस ऑफ 32 शिफ्ट कर देंगे तो ये 32 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 90 मल्टीप्लाइड बाय 5, 9 आ जाएगा। ये डिग्री सेंटीग्रेड 9 टेंजा, तो जवाब आएगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 122 अगर फ़ारेनहाइट है, इसका मतलब डिग्री सेंटीग्रेड ही आ गया। अब हम जानते हैं केल्विन में मालूम करना हो, डिग्री सेंटीग्रेड में 32 ऐड कर दें, 50 में आप 273 ऐड कर देंगे, है ना, 273 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 323 केल्विन जो है वो इसका रिज़ल्ट पढ़ा जाएगा। फिर आइए दोबारा इंटरनल एनर्जी का सवाल है। इंटरनल एनर्जी असल में है क्या? ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जो गैस हमें दी हुई है, जो आइडियल गैस है, उसके सम को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब स्टेट चेंज हो रही हो, गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस आ रही हो। जब तक अगर ऐसी सूरत ना हो तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करती है, सही। तो इंटरनल एनर्जी क्या है? बॉडी सम ऑफ द ऑल माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल हो जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में नो हीट, कोई भी हीट इन हो सकती है, ना कोई हीट आउट हो सकती है। सी नो फ्लो ऑफ हीट in the system or outside the system। हम जो चाय के लिए थर्मोस वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसकी बेस्ट एग्जांपल है, उसकी वॉल्स, उसका बेस नॉन कंडक्टिंग होता है, ना तो उस इंटरनल में से हीट बाहर आ सकती है, ना बाहर की हीट जो है वो इन हो सकती है। नो हीट फ्लो इन द सिस्टम और आउटसाइड द सिस्टम, ठीक है। अब कह रहा है वाटर कैन बॉयल 50 डिग्री सेंटीग्रेड। हम कहते हैं वाटर तो बॉयल होता है कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है? व्हाट एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो और या फिर 760 मिलीमीटर मरकरी, ये जो है स्टैंडर्ड प्रेशर हमारे पास है, या ये स्टैंडर्ड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ़ अगर हम किसी हाइट पर जाएं, प्रेशर इज़ लो, प्रेशर लो हो, देन जो है वो water can boil at 50 degree centigrade. If pressure is lower than at ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर प्रेशर लोअर हो जाए तो उस सूरत में जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है बॉयल होगा। लेकिन हम सी लेवल से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएं तो वहाँ प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। अभी हाल ही में टाइटन जो है वो, उसमें 5 अफराद का इंतकाल हुआ। इब्तदाई तहकीक के मुताबिक वो टाइटन जब ज़ेरे समंदर गई तो वहाँ प्रेशर जो है बहुत एक्सटर्नली तौर पर बढ़ गया था, इसकी वजह से वो ब्लास्ट हो गई। लेकिन हम सी लेवल से ऊपर की तरफ जाएंगे, सही, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर लोअर हो जाएगा, और प्रेशर लोअर हो जाएगा तो वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो कम टेम्परेचर बॉयल होना शुरू हो जाएंगी। आप गर्मा गर्म चाय जो है वो सादे पानी की तरह बासानी तौर पर सेकेंडों में पी सकते हैं। तो ये वाटर कैन बॉयल 50 डिग्री सेंटीग्रेड इफ़ द प्रेशर इज़ लोअर देन ATM, मतलब एटॉमिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो है वो कम हो, तब हम उसको वाटर को 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल कर सकते हैं। इसके बाद आइए बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसकी इक्वेशन याद रखिएगा, डेल्टा Q इंटरनल एनर्जी
प्लस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू होती है। ये प्लस माइनस हो सकता है, 0 0 0 हो सकता है। सारे केसेस आपको पता होने चाहिए। अगर हीट को हम सिस्टम में दाखिल करें तो प्लस, इंटरनल एनर्जी में इजाफा हो रहा है, हीट इंटर हो रही हो तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा। डेल्टा यू में इजाफा हो रहा हो इंटरनल एनर्जी में और वर्क डन पॉजिटिव होगा जब आप बाय गैस एक्सपेंड हो रही हो, वर्क डन सिस्टम कर रहा हो, तब यहाँ पे हमें चीज़ें कैसी मिलेंगी बताइए, पॉजिटिव हासिल हो जाएंगी। ठीक है। इंटरनल एनर्जी इजाफा कब होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इंटरनल एनर्जी में इजाफा हो जाएगा। निगेटिव वाली बात इसके अपोजिट है, डेल्टा क्यू हीट सिस्टम से निकाली जा रही हो, टेम्परेचर रिड्यूस कर रहे हों, डेल्टा वर्क बाहर से गैस के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया पंप, बाईसाइकिल में हवा भरने वाला पंप जो है, बाहर से हम प्रेशर डाल रहे होते हैं तो वो डेल्टा डब्ल्यू निगेटिव हो जाएगा। ये पूरी इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, एनर्जी के ट्रांसफ़र को रिप्रेजेंट करती है और इसका फार्मूला है। अब ये मैक्सिमम वर्क डन काफ़ी डिस्टर्ब करता है। मैक्सिमम वर्क डन प्रोसेस है, आइसोबैरिक में भी वर्क डन होता है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। अब इनके ग्राफ अगर पता हो तो आप आसानी तौर पे काम कर सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए प्रेशर, वॉल्यूम, कोई भी ग्राफ बना हुआ हो तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, ये रीजन शेडेड रीजन एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा, एरिया अंडर द कर्व, ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है। वर्क डन एरिया है, ये वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर आपके पास पी वी, ये प्रेशर और वॉल्यूम की डायग्राम है एक्सपेंशन के साथ, और अगर मैं यहाँ पर जो है वो आइसोथर्मल बना दूँ, ये आइसोथर्मल हो जाएगा और ये जो है वो एडियाबैटिक हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा वर्क डन कौन करेगा, ये जो जिसमें आइसोबैरिक है, प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, तो आइसोबैरिक में सबसे ज़्यादा जो है वो वर्क डन होगा। ये सारे एक्सपेंशन हैं। एक्सपेंशन क्यों कहा, वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये पहला वाला आइसोबैरिक है, दूसरा वाला आइसोथर्मल है, तीसरा वाला एडियाबैटिक है। यहाँ पर मैक्सिमम वर्क डन जो है वो वर्क डन जो मिलेगा वो आइसोबैरिक में सबसे ज़्यादा मिलेगा। वर्क डन जो मिलेगा आइसोथर्मल में उससे कम मिलेगा और सबसे कम जो है वर्क डन मिलेगा एडियाबैटिक में वर्क डन मिलेगा, अगर गैस को एक्सपेंड किया जा रहा हो। सही। फिर आते हैं मैक्सिमम वर्क डन इज़ पॉसिबल इन दिस प्रोसेस, और मैक्सिमम वर्क डन बताएं लेकिन कंप्रेस हो रहा हो। कंप्रेस होने का मतलब ये हमारे पास, कंप्रेस का मतलब रिवर्स साइकिल करेंगे। सीधी लाइन है, प्रेशर वॉल्यूम की डायग्राम है, ये आइसोबैरिक को रिप्रेजेंट करता है। और बहुत ज़्यादा शार्प हम बना लें, ये एडियाबैटिक को रिप्रेजेंट करता है। हल्का ये बना लें, ये जो है वो, अब जो है सबसे ज़्यादा ग्राफ जो बना है हमारे पास वो इस एडियाबैटिक का बना है। तो मैक्सिमम वर्क डन जो है कंप्रेस करते वक्त कहाँ सबसे ज़्यादा वर्क डन होगा, एडियाबैटिक में। ये इक्वेशन जो है वो उलट हो जाएगी। सही। अगर कुछ नहीं कहा जाए तो फिर आप इसको कंसीडर कर लेंगे, एक्सपेंशन को कंसीडर कर लेंगे। इसकी एग्जांपल ये वही, अगर आप साइकिल में हवा भर रहे हों, उस वक्त जो पंप से आप वर्क डन करते हैं वो एडियाबैटिक होता है, कंप्रेसिव होता है और सबसे ज़्यादा वर्क डन वहीं पर होता है। आए बेटा आगे बढ़ते हैं। द वर्क डन बाय द सिस्टम इन दिस प्रोसेस इज़ ज़ीरो। वर्क डन ज़ीरो होगा जब आप लॉक कर देंगे। किसको लॉक कर देंगे, पिस्टन को लॉक कर देंगे। ये पिस्टन को आपने लॉक कर दिया। सी, पिस्टन इज़ लॉक, मतलब वॉल्यूम जो है वो फिक्स कर दिया गया। पिस्टन लॉक करने का मतलब है आप आइसोकोरिक सिस्टम इस्तेमाल करें जहां वॉल्यूम जो है वो फिक्स कर दिया गया। वॉल्यूम फिक्स कर दिया गया, अब ये सिस्टम ऊपर नीचे नहीं मूव कर सकता, तो यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू जो है वो डेल्टा डब्ल्यू,
ज़ीरो के बराबर हासिल होगी। तो ये कौन सा वक्त है, प्रोसेस आइसोबैरिक है। अब ये अच्छा सवाल है, प्रेशर ऑफ गैस पी, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा पी। गैस का प्रेशर पी है और वॉल्यूम में चेंज डेल्टा वी हो गया, मतलब प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। हीट गिवन टू सिस्टम, हीट सिस्टम को दी जा रही है डी क्यू। अब बताइए इंटरनल एनर्जी का फार्मूला बताइए। तो बेटा हमने आपको बताया इंटरनल एनर्जी के फार्मूले के लिए ये इसका फार्मूला होता है डेल्टा क्यू, ये बराबर है डेल्टा यू प्लस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। आपको क्या बताना है, इंटरनल एनर्जी का फार्मूला डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी का फार्मूला। अब जब पी प्रेशर है, वॉल्यूम पी प्रेशर की वजह से वॉल्यूम में भी चेंज आ रहा है। हीट गिवन है सिस्टम को, तो ये पॉजिटिव होगा, डी क्यू सिस्टम में गिवन है। वर्क डन कर रहा होगा पी डी वी और डेल्टा वी या डी वी कह लें, ये डी यू। तो ये कैलकुलस की लैंग्वेज में लिख दिया गया, डेल्टा क्यू डी क्यू कहते हैं। वर्क डन का मतलब फोर्स पी इंटू डी वी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा डी यू। तो इसका फार्मूला चंद ऑप्शन दिए जाएंगे, डी क्यू पी डी वी, ये बराबर मिल जाएगा आपको, डी यू के बराबर हासिल होगा। इंटरनल एनर्जी का फार्मूला बताया गया, सही। और ये जो है वो एक प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। इन विच थर्मोडायनेमिक्स देयर इज़ नो वर्क, तो रिपीट हो गया। वर्क कब नहीं होता, जब आप फिक्स कर देंगे। फिक्स कब कर देते हैं, आइसोकोरिक में आप जो है वो सिस्टम को फिक्स कर देते हैं। अब टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस -20 से +20, टेम्परेचर -20 बहुत कूल था, 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। चेंज बताइए, तो डेल्टा सी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 20, इनिशियल कितना है -20, तो जवाब क्या आया 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो याद रहे जो चेंज आता है डिग्री सेंटीग्रेड में वही चेंज केल्विन में भी होगा, वही चेंज केल्विन में भी होगा। जो चेंज आता है डिग्री सेंटीग्रेड में वो 9/5, जो चेंज आता है फ़ारेनहाइट में वो 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रिलेशन हमारे पास है। तो जो केल्विन में चेंज आएगा वही डिग्री में चेंज आएगा, जो केल्विन में चेंज आएगा वही सेल्सियस में चेंज आएगा, लेकिन जो फ़ारेनहाइट में चेंज आएगा वो इस फार्मूले के साथ कंपेयर करते हुए निकाला जा सकता है। आप कहते हैं स्पेसिफिक हीट का फार्मूला बताइए, डायमेंशन बताइए। स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट को हम डेल्टा क्यू अपॉन जितनी भी किसी यूनिट मास को जो है वो हीट प्रोवाइड की गई उसका 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर बढ़ने पर 1 किलोग्राम मास हो, 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना हो, जो हीट प्रोवाइड की जाएगी वो स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। इस स्पेसिफिक हीट के लिए हमें क्या बताना है, इसकी डायमेंशन बतानी है। तो डेल्टा क्यू का मतलब हीट है, वर्क डन है, और वर्क डन के लिए आपके पास वर्क डन का फार्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का फार्मूला mL² T-2 होता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लेंथ रिप्लेस कर देते हैं, मास m आ जाएगा, टेम्परेचर केल्विन हो जाएगा। तो इसका जो है मुकम्मल फार्मूला है, m से m कैंसिल होगा। इसके लिए आप लिखेंगे L³ T⁻⁻2 और ये के ऊपर आके K-1, ये इसकी डायमेंशन कहलाएगी, ठीक है। डेल्टा क्यू का मतलब हीट है, एनर्जी है, एनर्जी का मतलब वर्क डन का फार्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फार्मूला आप याद रखेंगे mL² T-2 और डिस्प्लेसमेंट लेंथ होगा, मास को आप कैपिटल M, डेल्टा T टेम्परेचर केल्विन, m कैंसिल हो जाएगा। बाज़ जगह यूँ भी लिखा होगा कैंसिल होने के बाद अब m0 L³ T-2 K-1। तो ये आंसर भी सही है। तो देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन दिया जाए।
आइडियल गैस इक्वेशन का फार्मूला PV इज इक्वल टू किसके इक्वल है, nRT के बराबर है। n नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करता है। अब कह रहा है वर्क डन मालूम करना है, डेल्टा W मालूम करना है। एक सिस्टम में 700 जूल लीव द सिस्टम, हीट जो है वो 700 जूल है। या तो ये सिस्टम में दाखिल होगी या लीव होगी छोड़ के चली गई तो हम कहेंगे -700 जूल हो गए, और अगर हम हीट प्रोवाइड करें तब वो प्लस हो जाएगी। द इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, इंटरनल एनर्जी ऐड हो रही हो, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है तो माइनस में लिखेंगे, -20 जूल के बराबर लिखा जाएगा। डेल्टा इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही हो तो प्लस लिख देंगे, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है तो माइनस लिख देंगे। फार्मूला हमारे पास है डेल्टा क्यू, डेल्टा W प्लस ऑफ डेल्टा U। डेल्टा क्यू की वैल्यू -700, वर्क डन की वैल्यू मुझे मालूम करनी है। डेल्टा U -20, ये +20 हो जाएगा। डेल्टा W माइनस का 680, डेल्टा W माइनस में आ रहा है। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन जो है वो सिस्टम पे किया गया है, वर्क डन सिस्टम पे दिया गया है, एक्सटर्नल तौर पे किया गया है। और ये वर्क डन आप करते हैं जब आप किसी साइकिल पे पंप की मदद से प्रेशर डाल रहे होते हैं, साइकिल का पंप साइकिल के पंप में हवा भर रहे होते हैं, उस वक्त आप वर्क डन सिस्टम पे कर रहे होते हैं, तो वो -680 हो जाएगा। और ये वर्क डन जब भी किया जाता है तो हमें कौन सा प्रोसेस मिलता है बताइए, कंप्रेशन मिलता है। अब बेटा इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस डिक्रीज बाय 220, इंटरनल एनर्जी है ये 220 है, 220 जूल। इंटरनल एनर्जी या तो उसमें ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट या इजाफा होगा या कमी होगी। डिक्रीज़ हो रही है इंटरनल एनर्जी, उसका मतलब माइनस साइन ले लेंगे। एडियाबैटिक में हम ना कोई हीट प्रोवाइड कर सकते हैं, ना हीट जा सकती है, ना हीट आ सकती है। वर्क डन की वैल्यू आपको मालूम करनी है, तो फार्मूला है डेल्टा क्यू, ये बराबर है डेल्टा U प्लस डेल्टा W। डेल्टा क्यू तो ज़ीरो हो गया, -220 प्लस ऑफ डेल्टा W, तो 220 जूल। डेल्टा W वर्क डन है, तो वर्क डन जो है वो किया गया, वर्क डन किया गया है कितना, 220 जूल किया गया है। अब वर्क डन का जवाब पॉजिटिव आ रहा है, तो वर्क डन जो है बाय सिस्टम ने वर्क डन किया है। एडियाबेटिकली सिस्टम कब वर्क डन करता है, एडियाबेटिकली फास्ट प्रोसेस है, जब किसी टायर में पंक्चर हो जाए, एयर एक्सपेंड हो रही हो तो सिस्टम जो है वर्क करता है। ये वही एग्जांपल है जहाँ सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ होती है और वो सिस्टम वर्क करता है, एक्सपेंशन होता है और वर्क डन होगा। सही। आइसोथर्मल नाम से जाहिर है टेम्परेचर कांस्टेंट इज़ डैश प्रोसेस, बहुत स्लो प्रोसेस है, इन विच टेम्परेचर को हम क्या रखते हैं बताइए, कांस्टेंट रखा जाता है। इसके मुकाबले में आइडियाबैटिक एक क्विक प्रोसेस है, एक जो है फास्ट प्रोसेस है। क्विक है, रैपिड प्रोसेस है, सही, फौरी तौर पर हम काम करते हैं। ये CP को जो है वो स्पेसिफिक हीट ऑफ रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक हीट है ऑफ अ सब्सटेंस एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इनका डिफरेंस जो है वो R होगा, वो ये R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर है। ठीक, ये R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर है। इस R की वैल्यू आप जानते हैं 8.313 जूल पर मोल पर केल्विन होती है। सही, इसकी वैल्यू ये होती है, R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अच्छा, ये सवाल भी पूछा गया, मोनोटोनिक गैस हो, आइडियल गैस हो या नोबल गैस हो, हम जो गैस इस्तेमाल करते हैं, हम जो सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, हम जो गैस इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आइडियल गैस नहीं होती,
हम जो गैस इस्तेमाल करते हैं ये आइडियल हो जाएगी अगर प्रेशर को क्या किया जाए, लो कर दिया जाए और टेम्परेचर को हाई कर दिया जाए, तो हमारा सिस्टम जो है वो आइडियल के तौर पर एक्ट कर रहा होगा। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया। हम जो सिस्टम में गैस इस्तेमाल करते हैं वो आइडियल नहीं होती। हमारा सिस्टम आइडियल तौर पर एक्ट करेगा अगर सिस्टम में प्रेशर को लो कर दिया जाए और टेम्परेचर को हाई कर दिया जाए। तो ये सवाल पेपर में पूछा गया, इसको देख लीजिएगा। ठीक कि आवर गैस सिस्टम इज़ आइडियल व्हेन प्रेशर इज़ लो एंड टेम्परेचर इज़ हाई। अच्छा, मोनोटोनिक गैस या आइडियल गैस या नोबल गैसेज जो होती हैं वहाँ Cp की वैल्यू 5/2R होती हैं और इसकी वैल्यू 3/2R होती है। इससे पता चला Cp बड़ा होता है। Cp हमेशा ग्रेटर होता है Cv के। ये कांस्टेंट प्रेशर पर है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर है। डायटोमिक का मतलब हो गया हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये 2 एटॉम से मिलकर बनी है। यहाँ पर इसकी वैल्यू, इसमें 2 ऐड कर दें 7/2R हो जाएगी, इसमें 2 ऐड कर दें 5/2R के बराबर हो जाएगी। ये इसके फार्मूले हैं। क्लियर है बात? ये आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये स्पेसिफिक मोलर हीट। अब स्पेसिफिक मोलर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp पर इसकी वैल्यू क्या होगी? इस R में Cv को ऐड कर दिया जाए। कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक मोलर हीट जो है वो स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो कांस्टेंट Cp पे वैल्यू क्या होगी? जो रिलेशन हमने पढ़ा है उस रिलेशन के तहत Cp में से R को माइनस कर दिया जाए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट का फार्मूला है डेल्टा Q अपॉन मोल टाइप्स डेल्टा T। यहाँ डेल्टा T कांस्टेंट डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर तो ज़ीरो है, टेम्परेचर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया तो टेम्परेचर में डिफरेंस ज़ीरो, समथिंग अपॉन ज़ीरो इन्फिनिटी। तो स्पेसिफिक मोलर हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन्फिनिटी होता है। स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो C डेल्टा Q एंड डेल्टा T है। एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा Q की वैल्यू 0 एंड डेल्टा T, तो इसका जवाब जो है वो 0 के बराबर हासिल हो जाएगा। ये बात क्लियर है? ये गामा कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। Cp/Cv ये रेशो है स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक मोलर हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, उनका रेशो जो है वो इसके बराबर होता है। और ये 1.4 है डायटोमिक के लिए, ये 1.67 है आइडियल गैस के लिए। ये सवाल भी पेपर में पूछा गया है। ये डायग्राम बनी हुई है, PV डायग्राम है, दोनों कर्व हैं। कर्व नंबर 2 ज़्यादा स्टीपर है, स्टीपर यानी ज़्यादा स्लोप कहाँ पर है? ज़्यादा स्लोप 2 पर है, तो 2 वाला प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक होगा, जबकि 1 वाला प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल हो जाएगा। ठीक है। फिर पूछा गया द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर यूनिट मास सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट रिक्वायर्ड टेम्परेचर यूनिट मास। अच्छा बेटा, पूछा गया द रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टू मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी। क्या बता रहा है? रेशो स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का फार्मूला डेल्टा Q m डेल्टा T के बराबर होता है और इसका फार्मूला डेल्टा Q n डेल्टा T के बराबर होता है। यहाँ बचेगा 1/m, यहाँ बचेगा 1/n। ये 1/m और ये पलट के n हो जाएगा n/m, और n/m जो है वो रिप्रेजेंट करता है
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ मोल पर यूनिट टाइम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ें। यानी गैस इज आइसोथर्मली एक्सपेंडेड, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाएगा, इट्स वैल्यू बिकम्स ट्वाइस, वॉल्यूम बिकम्स ट्वाइस। तो ये देखें, ये जो है आपके पास RMS का फार्मूला क्या होता है? RMS का फार्मूला √3kT अपॉन m। इसका ताल्लुक़ बराह रास्त टेम्परेचर से है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो RMS भी जो है वो सेम रहेगा। आई होप ये क्लियर है। अच्छा बेटा, इसके बाद ये रिलेशन पूछा गया P रॉ के साथ का फार्मूला P बराबर होता है 1/3 रॉ V बार स्क्वायर के बराबर होता है। मैक्सिमम RMS का फार्मूला ये है। इन तमाम गैसेस में मैक्सिमम RMS कब मिलेगा? तो जब m की वैल्यू कम होगी तो RMS वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। इन तमाम में हाइड्रोजन का मास कम है तो हाइड्रोजन की वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। फिर आइए, कहा गया है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मालूम करनी है, उसका फार्मूला हमारे पास ये लिखा हुआ है, उसको सील कर दिया गया। तो ये कांस्टेंट नंबर है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर सिर्फ V कहा जाए स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, प्रेशर 3 गुना हो जाता है, 3 टाइम्स बढ़ जाता है तो 3 बाहर आ जाएगा, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या ½ mv² के बराबर है। रूट मीन स्क्वायर का फार्मूला 3kT अपॉन m के बराबर है। k जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1.38 10⁻³ जूल पर केल्विन होती है। k का ये फार्मूला मौजूद है। इसके बाद देखिएगा, ये ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ में वॉल्यूम बढ़ रहा है, PV बराबर कांस्टेंट, आइसोथर्मल है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, लिहाजा ये रिप्रेजेंट करेगा एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करेगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करेगा। वैसे तो फार्मूला PV बराबर nRT होता है, PV बराबर RT डिवाइड में आ जाएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा N को, और N का मतलब नंबर ऑफ मोल होता है। SI सिस्टम में R की वैल्यू 8.313 जूल पर मोल केल्विन, यूनिट इसकी जूल पर मोल पर केल्विन। C की यूनिट भी जूल पर मोल पर केल्विन होता है। ये C लिखा गया है स्पेसिफिक हीट का फार्मूला ΔQ N टाइम्स ΔT, ये जूल होगा पर मोल केल्विन हो जाएगा। यहाँ एक आइडियल गैस की 8 ग्राम ऑक्सीजन है, आइडियल गैस आपको बताना है। ये फार्मूला है, N नंबर ऑफ मोल है, इसका फार्मूला है M/M, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन मास 8 है, O2 का मॉलिक्यूलर वेट 16 होता है, 8 2 16, PV RT अपॉन 2 आ जाएगा। टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी, अगर हीट इंजन है उसका फार्मूला 1/T2/T1 है। ये T2 कोल्ड बॉडी है। कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर T2 अगर डिक्रीज़ हो जाए, ठंडा हो जाए, बाहर ठंडी हवाएं चल रही हों, उस सूरत में हम इंसान बेहतर काम करता है, इंजन भी बेहतर काम करता है, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी का फार्मूला 1 - T2/T1 के बराबर होता है। ये फार्मूला याद रखिएगा। बॉयस लॉ होल्ड गुड फॉर एन आइडियल कंडीशन। बॉयस लॉ का मतलब ये हुआ कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के साथ, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। एरिया ऑफ PV डायग्राम, कार्नोट साइकिल हमने बनाया। कार्नोट साइकिल में ये कार्नोट साइकिल है। इस कार्नोट साइकिल में जो इसका एरिया है वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा हीट एनर्जी जो है मेजर की जाती है जूल में, ब्रिटिश थर्मल यूनिट में, कैलोरी में, लेकिन केल्विन में मेजर नहीं करते। ये फार्मूला हमने डिस्कस कर लिया था। अब ये देखें, आई थिंक ये हम डिस्कस कर चुके, तो बेटा उम्मीद है आपको
कह रहा है क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास सब्सटेंस। स्पेसिफिक हीट का फार्मूला डेल्टा क्यू यूनिट मास है। और यही सवाल अगर मोलर स्पेसिफिक हीट का आ जाए कि क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मोल ऑफ सब्सटेंस, तो वो मोलर स्पेसिफिक हीट हो जाएगा। और अगर यूनिट मास है तो स्पेसिफिक हीट का फार्मूला हो जाएगा। इस डायग्राम में वो डायग्राम जो ज़्यादा स्टीपर है वो एडियाबैटिक को रिप्रेजेंट करती है। एडियाबैटिक का मतलब ज़्यादा स्टीपर होगा, जो कम स्टीप है तो वो आइसोथर्मल हो जाएगा। आइडियल गैस के लिए CP/CV का रेशो जो है वो गामा कहलाएगा। और इसकी वैल्यू डायटोमिक के लिए 1.4 होती है। आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू 1.67 होती है। और ये क्वेश्चंस हम आपको करा चुके, तो उम्मीद है आपको जो है ये लेक्चर सीरीज़ समझ में आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट से आगाह करें कि आपको जो है ये लेक्चर आपके लिए कितने फ़ायदेमंद होंगे। दुआ है अच्छे नंबर से आप कामयाब हों। ये पूरा थर्मोडायनेमिक्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। आपने इसके साथ इस सीरीज़ को पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल थोड़े करने होंगे, बुक के न्यूमेरिकल करने होंगे, तब आप जो है वो थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन कंप्लीट कर पाएंगे। दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू।